ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। अब बहुत सारे जातक जो है, हमारे प्यारे प्यारे जातक हैं, उनको यही क्लियर नहीं हो पाता है कि हमारे को जीवन में अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि करना क्या है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जो भी जातक जब जन्म लेता है तो उसके साथ उसका प्रारब्ध भी आता है, यानी प्रारब्ध है तभी जो है शरीर का निर्माण हो पाता है। अब वो प्रारब्ध जो है वह उसी काल में इसलिए जन्म लेता है क्योंकि जो उसके ऊपर बर्डन पड़ा हुआ था पिछली बर्थ साइकिल्स का कि मैं अमुक कार्य नहीं कर पाया था, इस कारण से मैं असंतुष्ट होके जो है शरीर त्याग रहा हूँ। जब मुझे नेक्स्ट बर्थ मिलेगा, नेक्स्ट बर्थ साइकिल में मैं यह कार्य करके ही शांति से चैन से बैठ पाऊंगा। यानी ऊर्जा का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि जब तक आप अपने जो छिपा हुआ लक्ष्य है उसको नहीं पहचान लोगे, आपको चैन नहीं मिलने वाला है। या यह कह लीजिए कि जब आपको यह क्लियर हो जाएगा कि मेरा लक्ष्य क्या है, तो वो लक्ष्य पहले से ही जो कि आप ही बनाकर लेके आए हो, अब थोड़ा सा भूल गए हो उसको, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं स्मृति विलुप्त होनी शुरू हो जाती है पूर्व जन्मों की। जब छोटे बच्चे होते हैं तो काफी हद तक बहुत सारी चीजें जो है स्मृति के रूप में साथ में बनी रहती है। तो अब मैं आपकी सेवा में प्रार्थना कर रहा हूँ, सूत्र आपको बता रहा हूँ। इससे जो भी जातक है उसको यह क्लियर हो जाएगा कि मेरे को जीवन में करना क्या है, मेरा जन्म का जो लेने का उद्देश्य है, जिस कारण से मैंने बहुत अधिक कष्ट में, पीड़ा में पिछला जो जन्म है, पिछली मेरी बर्थ साइकिल, उसमें शरीर त्यागा था। और बहुत बड़ा अफसोस कि जो ऊर्जा है वह मेरे साथ चल रही है। अब मुझे पुनः जन्म मिला है और अब जो है मुझे क्लियर हो गया कि मेरा लक्ष्य क्या है। तो आप ये देखोगे जो मैं सूत्र आपको सेवा में बता रहा हूँ, इस सूत्र को जैसे ही आप अपनी कुंडली पे अप्लाई करोगे आपको जीवन लक्ष्य क्लियर हो जाएगा। और उसके पश्चात बहुत तेजी से हर प्रकार के क्षेत्र में आप अपने जीवन में बहुत तेजी से प्रोग्रेस भी देखोगे। और प्रोग्रेस जो है वो निरंतर होती ही रहेगी। तो आप अपनी कुंडली में भी अप्लाई करिए, आपके घर के जितने मेंबर्स हैं उन सबकी कुंडली में अप्लाई करिए, क्योंकि स्कैनिंग विद्या का सूत्र है, यह लक्ष्य को सम्मुख लाके दे देगा। अब आपने क्या करना है, जैसे कि लगन कुंडली है, तो लगन कुंडली में सिर्फ और सिर्फ आपने यह देखना है कि आपकी धनु राशि कहाँ पर पड़ती है और उसके आगे जो आपकी मीन राशि है वो कहाँ पर पड़ती है। उदाहरण समझ लीजिए कि धनु राशि जिस भाव में है, जैसे कि हमारे यहाँ कुंडली है, इसमें हमने पहले भाव में इसको रखा हुआ है। बड़ी स्वाभाविक बात है, जिस हिसाब से कुंडली चलती है तो पहले हाउस में अगर धनु राशि है तो चौथे घर में मीन राशि आएगी आएगी। और यहाँ तक जाने के लिए आपको दूसरा भाव और तीसरा भाव भी पार करना पड़ेगा, जो कि शनि के अंडर में है, यानी मकर राशि और कुंभ राशि। तो जहां पर आपकी धनु राशि है वह आपका छिपा हुआ जीवन लक्ष्य, इस लक्ष्य को आपने अपना पहचान कर ली और अब उसकी जो पूर्ति होगी, वह पूर्ति के लिए जो नींव बनेगी वह नींव बनेगी जहां पर आपकी मीन राशि है। इसको बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। और उसके पश्चात यह भी बात याद रखिएगा कि यह जो मैं विधि जो आपको सेवा में बता रहा हूँ, यह जो विधि है आपका जो नवमांश चार्ट है यानी D9 चार्ट है और जो दशमांश चार्ट है उस पर भी लागू रहेगी। लगन कुंडली ओवरऑल जो है आपको प्रोग्रेस देगी और D9 जो चार्ट है उसमें भाग्य के साथ किसी भी प्रकार की ऊर्जा अगर चल रही होगी तो ये रूल नवमांश पे लागू हो जाएगा। और बहुत अधिक रोजगार के क्षेत्र में हमारे को बहुत अधिक दिक्कत आ रही है, तो ये जो रूल है आप D10 चार्ट पे भी जो है इसको लागू कर सकते हो। सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि अगर लगन में हमारे धनु राशि पड़ती है तो लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा बेस समझ लेते हैं और पूर्ति कैसी होगी। उसके पश्चात इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि जहां पर धनु राशि है वहां पर अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो हमारे को क्या करना है।
तो ग्रह की अहमियत हमारे को किस प्रकार से लागू करनी है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रत्येक भाव में जो है हमारी धनु राशि है और उसके 4 घर आगे अगर हमारी मीन राशि है, तो लक्ष्य हमारे को क्लियर कैसे करना है, लक्ष्य कैसे पता करना है और उसकी पूर्ति किस बेस पे करनी है। उसके पश्चात जो 2 भाव बीच में आएंगे, यानी 2 राशियां बीच में आएंगी, जहां पर भी धनु होगी मीन तक जाने में मकर और कुंभ आएगी, उसमें अगर प्लैनेट्स हैं तो क्या करना है, और ये भाव अगर खाली है तो किस प्रकार से हमारे को लक्ष्य को पहचानते हुए उसकी पूर्ति कैसे करनी है। चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर आपके लगन में धनु राशि है तो धनु राशि से हमारे को क्या करना है, प्रत्येक भाव में जीवन लक्ष्य पकड़ना है। तो जीवन लक्ष्य यह है कि आपके काम कोई नहीं आने वाला है। आपके मन की जो अधूरी इच्छा है, जो जीवन लक्ष्य है, वह है कि मैं बगैर किसी के मदद के केवल अपने बुद्धि और विवेक और अपनी निजी मेहनत के आधार पर ही मैं अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। उसके अलावा कि मैं किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार से कोई भी रूप में मदद स्वीकार नहीं करूंगा। तो इस क्षेत्र में ये समझ लीजिएगा कि धनु राशि यहाँ पर है, और अगर आप अब यह चीज भूल चुके हो और जब भी किसी की मदद लोगे तो आप हमेशा अपने मन के अंदर किसी न किसी प्रकार का गैप जो है वो महसूस करोगे ही करोगे। बहुत ध्यान से समझिएगा इस विषय को। और जब यहाँ पर यह राशि है तो चौथे घर में जो मीन राशि है, जिसके लिए लिखा हुआ है कि वह लक्ष्य आपने पहचान लिया, पूर्ति कैसे होगी, पूर्ति ऐसे होगी कि जब तक हमारा जो चौथा घर है, जो कि हमारी निजी प्रसन्नता का कारक है और उसके अलावा जो हमारे जीवन में भौतिकता है उसको दर्शाता है, उसके अलावा हमारी जो माता है, माता का जो आशीर्वाद है उसको भी दर्शाता है। तो जीवन में अगर ये लक्ष्य पहचान लिया है आपने कि मैं लगन के हिसाब से लक्ष्य मैंने अपनी पहचान ली है, और पूर्ति कैसे होगी, पूर्ति आपकी तभी हो पाएगी जब या तो आपके पास किसी न किसी रूप में आपके द्वारा ही कमाया हुआ प्रॉपर्टी होगी, जमीन का टुकड़ा होगा। हर प्रकार से माता आपकी सेवा से प्रसन्न बनी रहेंगी, मतलब माता और आपके संबंधों में बिल्कुल भी किसी प्रकार का जो है कलेश इत्यादि नहीं होगा, नेगेटिविटी नहीं होगी। उसके साथ साथ कि जीवन में अपनी मेहनत से अर्जित करा हुआ कोई वाहन आपके पास होगा। ये सब ऊर्जा की कैलकुलेशन है। तो अब ये जो राशि है ये सेकंड हाउस में आ जाती है। तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि बहुत अधिक मात्रा में मैंने अभाव देखा है पिछले जन्मों में पैसे का, तो मुझे जो है अब लक्ष्य जो है मेरा वो अधिक से अधिक पैसा कमाना है। साथ ही साथ मेरे कुटुंब में पिछले जन्म में जहां भी मैं जिस भी कुल में, जिस भी जाति में, जिस भी बिरादरी में पैदा हुआ, तो वहां मेरा जो एक भाव अटका हुआ है कि मेरे कुटुंब में एका नहीं है और मैं कभी भी जो है अपने उत्तम भविष्य निर्माण के लिए कोई कार्य नहीं कर पाया। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। और उसके बाद जैसे ये 1 हो गया, 2, 3, 4, तो मीन राशि कहाँ पर आ जाएगी, मीन राशि यहाँ पर आ जाएगी। तो ये पूर्ति किस हिसाब से हो पाएगी, पूर्ति उस हिसाब से हो पाएगी कि इसके लिए आपका विवाह भी होना चाहिए और आपके पास संतान पक्ष भी होनी चाहिए। तो ये दोनों ना रिलेट करते हैं। यह आपकी प्लानिंग है और यह है उसकी नींव, यह है स्ट्रक्चर उस पर काम करने का। चलिए अब केवल जो है हम धनु राशि को समझेंगे जिससे जीवन लक्ष्य क्लियर हो पाए, और उसके चौथे घर में, आगे चौथे घर में जहाँ मीन राशि पड़ेगी, उस भाव की मजबूती या उस भाव के जो एलिमेंट्स हैं उनकी उपलब्धता अगर हमारे पास होगी तो ही धनु राशि में छुपा हुआ लक्ष्य है उसको पूरा कर पाएंगे। तीसरे भाव में धनु राशि है तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इस जन्म में कि आपको बहुत अधिक यात्राएं करनी है। और किनके लिए यात्राएं करनी है, आपको दूसरे के जीवन को संवारना है। यानी कि एक जो अधूरी इच्छा है कि मैंने स्वयं के लिए बहुत कुछ करा है इस जीवन में, मैं जब तक दूसरों का कल्याण नहीं कर लेता हूँ, अपने छोटे भाई बहनों का कल्याण नहीं कर लेता हूँ, तब तक मेरे पैर रुकेंगे नहीं। चौथे घर में अगर धनु राशि है तो मैंने कभी भी मकान का सुख नहीं देखा है। मेरी जीवन पूर्णतः संघर्ष में चली गई है और सदैव मानसिक रूप से मैं परेशानी रहा हूँ। प्रसन्नता की तो कोई झलक जो है मैं अपने पूर्व जन्मों में देख ही नहीं पाया हूँ। तो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है कि मेरे को हर प्रकार से जो भौतिकता वाला सुख है उसको मजबूत करना है।
उसके पश्चात अगर ये पंचम भाव में है तो मैंने संतान का और संतान से सुख नहीं देखा है, तो आत्मा की तृप्ति के लिए जो धनु राशि है वो यहाँ पर इस समय बैठी हुई है, उसी काल में आपने जन्म लिया है। और उसको बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि संतान पक्ष के आते ही हर प्रकार के कार्य आत्मिक रूप से वो कैलकुलेशन आत्मा ही बनाकर जो है स्वयं अपने साथ लेके आती है, तो वो पूरी होने लग जाएगी। उसके पश्चात धनु राशि अगर छठे सेक्शन में बढ़ती है तो हमारा जो जीवन का लक्ष्य है यह है कि मैं हर प्रकार से कर्मों का जो बंधन है उससे मुक्ति चाहता हूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है अपने जो श्रमिक वाला क्षेत्र है, मेरी जॉब वाला सेक्शन है, वहाँ पर देखी है। तो अब मैं उस सेक्शन के माध्यम से अपनी जॉब वाले सेक्शन में बहुत अधिक मजबूती चाहता हूँ, और मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का, ना धन का ना धर्म का कोई भी ऋण नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार की परिस्थिति आपके सम्मुख आएगी और आपकी प्रकृति इस प्रकार की हो जाएगी कि मुझे बहुत जल्दी से, और ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर धनु राशि है तो थोड़ा सा कर्जा अपने आप आएगा, वो घटना दोबारा रिपीट होगी। इसलिए ही आपने जन्म लिया है कि वह दोबारा रिपीट हो, और अब मैं जो पिछले जन्म में नहीं कर पाया था उसको जो है अचीव करके दिखाऊं। उसके पश्चात अगर यहाँ धनु राशि पड़ती है तो या तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ, मैं ऐसे ही कुंवारा जो है मैं शरीर त्याग के चला गया, और उसके साथ साथ मैंने अपने मित्र मंडली है उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, या मैंने जो है मित्रों के लिए बहुत अधिक करा और कहीं ना कहीं मेरे मन में एक चोट पहुंची, क्योंकि मैंने मेरे ही मित्रों से जिनको मैं भाई के समान सम्मान दिया करता था उनसे बहुत अधिक धोखा खाया, और एक बहुत हद तक जो मेरा पैसा है वो रिकवर कभी भी नहीं हो पाया। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि यहाँ पर अगर धनु राशि पढ़ती है, 7वें सेक्शन में पढ़ती है, तो मैंने बिल्कुल मेहनत करते हुए हैंड टू माउथ वाली जिंदगी बिताई है और उसी में मैंने अपने प्राण त्यागे हैं। तो उस प्रकार की मजबूती जीवन में जैसे हो जाएगी तो यहाँ पर समझिएगा कि जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आने लग जाएगी, है ना, आत्मा की कैलकुलेशन है। उसके पश्चात अगर 8वें सेक्शन में धनु राशि पढ़ रही है तो मैं कभी भी अपने उत्तम भविष्य को इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि मैंने एक लंबी अवधि बीमारी में बिताई है, और बीमारी के साथ साथ मैंने दुनिया भर की मैली तंत्र विद्या का प्रयोग भी जो है सहन करा है, और बहुत पीड़ा में मेरे प्राण निकले हैं। तो यहाँ पर अगर धनु राशि पकड़ बैठती है तो आपकी आध्यात्मिक पकड़ जो है इस जन्म में बाय बर्थ ही बहुत अधिक तेज होगी, और अगर प्रारब्ध बहुत अधिक उत्तम हुआ, क्योंकि इससे 4 घर आगे यहाँ पर यह है 1 2 3 4 लाभ सेक्शन में कि किसी प्रकार का जो मेरा सर्व लाभ है वह सेक्शन जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, या ऐसे समझिए कि जैसे मेरा 5वां सेक्शन मजबूत हो जाएगा तो यहाँ पर मुझे गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि अन्य जो साधक हैं या अन्य जो पूजा पाठ करने वाले जातक हैं उनसे बहुत तेज प्रोग्रेस आप कर रहे हो, क्योंकि बहुत कुछ आपकी बॉडी में सहन करने वाली ऊर्जा वो इमोशंस के साथ में अभी भी ट्रैवल कर रही है। अब ये जो सेक्शन है यहाँ पर अगर धनु राशि पड़ती है तो ये चीज समझ लीजिए कि मैं हमेशा अपने पिता के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था, और वह बहुत अच्छे ढंग से मैं सेवा नहीं कर पाया। इसलिए ये इंडिकेशन है कि इस जन्म में आप अपने पिता के लिए जो कुछ कर सकते हो वह करिए, और अगर बाय लक या भाग्यवश कुछ ऐसी स्थिति हो गई है कि पिता और आपके मध्य किसी प्रकार का गैप आ गया है, या उनके भाग्यवश उनका शरीर नहीं है और अब आपको वीडियो के माध्यम से लक्ष्य पता चल रहा है, तो अब आपको एक ही चीज करनी है, जो कुछ भी आप कर्म करोगे उसका जो पुण्य फल है वह अपने पिता के श्री चरणों में आप अर्पित करते जाइए, और फिर देखिए बड़ी तेजी से आपके जीवन में हर प्रकार की प्रोग्रेस होने लग जाएगी। सीक्रेट है धनु राशि का। उसके पश्चात 10th सेक्शन में आ जाती है। 10th सेक्शन में जब भी आ जाएगी तो मैं पिछले जन्मों में मेरे माता पिता की जो आंतरिक और डेली क्रिया है उसी से परेशान होते होते मैंने प्राण त्यागे थे, या मैं मेरे माता पिता को एक बहुत बड़े बंगले को मैं सेवा करना चाहता था, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी में घुमाना चाहता था, बहुत ज़्यादा उनको सुख पहुंचाना चाहता था, लेकिन
मैं वो नहीं कर पाया, जो भी गैप रहा, तो इसलिए धनु राशि यहाँ बैठी हुई है। तो अब जो है आपने अपने माता पिता को हर प्रकार का सुख पहुंचाना है। जैसे ही ये भावना आपके अंदर आ जाएगी, आपको बहुत सारे मार्ग क्लियर होने लग जाएंगे। यहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लक्ष्य तो हमारे क्लियर हो गया, वो होगा कैसे। वो आपको उससे, जो चौथे घर में जो मीन राशि है, वहां की मजबूती से फिर लक्ष्य की पूर्ति का माध्यम आपको मिल जाएगा। अब धनु राशि अगर 11 सेक्शन में पड़ती है, 11 सेक्शन में पढ़ने का यह मतलब है कि बहुत तरस तरस के मैंने सुख को देखा है। एक मेरी आयु का एक लंबा हिस्सा बीत गया, जब बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब शरीर चलना बंद कर दिया, तो मैंने कहीं जाके सुख देखा। तो वह सुख काश मैं बहुत छोटी उम्र से देख पाता, और खास तौर से कि मेरे पास वाहन का फ्लीट होना चाहिए था, और जहां जहां मेरी नजर जाए वहां मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए है। सारी अधूरी इच्छा है जिसको धनु राशि रिप्रेजेंट करती है। तो आपको यहाँ क्या चीज समझनी है, यहाँ चीज समझनी है कि अगर यहाँ धनु राशि पड़ रही है तो 1 2 3 4, इसका मतलब है कि ऐसी स्थिति में आपके साथ या आपकी कुंडली में जो कुटुंब वाला सेक्शन है वह बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी वाणी में बहुत अधिक सौम्यता होनी चाहिए, तभी जाके एक जो लग्जरियस जो लाइफ है उसको आप जी पाओगे। अगर नहीं जियोगे तो वो इमोशन वहीं पे अटका रहेगा। फिर दोबारा बर्थ साइकिल में जो इस जन्म के इमोशंस हैं वो भी साथ में चलेंगे, और जो पिछले इमोशंस हैं वो भी साथ में चलेंगे, और दोनों इमोशंस जो हैं वो प्लैनेट से आने वाली अच्छी ऊर्जाओं को ब्लॉक करते जाएंगे, और आप व्यर्थ में जो है ग्रहों में उलझने शुरू कर दोगे। अब धनु राशि अगर 12 सेक्शन में पड़ती है तो सिर्फ एक ही कंप्लेंट है कि मेरी जो प्रथम संतान रही, जो मेरा ही रूप थी, उसने कभी मेरे को सेवा नहीं करी। तो ये भी हो सकता है कि यहां पर धनु राशि होने की वजह से आपके और आपके अभिभावक के बीच में बहुत अधिक गैप हो, या मैं हमेशा ही स्ट्रगल करता रहा और मैं कभी भी एक रात्रि भी चैन की मीठी नींद नहीं ले पाया। तो अब जो है मेरा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे मेरे को बहुत अधिक स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, क्योंकि पिछले जन्मों में मैंने किसी प्रकार का सुख नहीं देखा, बस मैं केवल काम ही करता रहा। या कुछ ऐसी स्थिति मेरे साथ बन गई थी कि मैंने जीवन में जो भी कमाया उससे अधिक जो है मैंने लॉस देखा है। ये सारे हैं इमोशंस। ये कुंडली जो स्कैनिंग होती है साधना के पैनल से, स्कैनिंग के पैनल में ये सारे उसके सीक्रेट हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये मूल आपने समझ लिया, और पूर्ति कैसे होनी है जहां पर आपकी मीन राशि पड़ती है। अब हमारे को क्या समझना है कि हमने अपना लक्ष्य मूल पहचान लिया। अब जहां जहां धनु राशि है और जहां जहां मीन राशि है, अगर वहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ, 1 बैठे हुए, 2 बैठे हुए, 3 बैठे हुए हैं या 4 बैठे हुए हैं, तो हमारे को क्या करना है। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है ना इस सेक्शन में ना इस सेक्शन में, जहां धनु और मीन पड़ती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि दोनों जो है गुरु प्लैनेट की राशियां हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। गुरु थोड़ा सा मजबूत करके रखिए, आपके लक्ष्य की पूर्ति पहुंचने में किसी प्रकार का स्पीड ब्रेकर ज्यादा आपको परेशान नहीं करने वाला। लेकिन अगर ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर धनु राशि है, यहाँ पर शनि बैठा हुआ है, साथ में राहु बैठा हुआ है, और जहां मीन राशि है वहां बुध बैठा हुआ है, शनि राहु और बुध। अब जो शनि राहु है, शनि राहु के कॉम्बिनेशन से जो पिशाच योग बनता है, यानी कि हमारे साथ कोई ना कोई ऊर्जा यह भी चलेगी कि किए कराए वाली एनर्जी जो है, अगर हमने अपना जीवन लक्ष्य पहचान लिया है, उसको ब्लॉक करेगी। तो शनि को और राहु को दोनों को स्कैनिंग विद्या के माध्यम से अलग करते हुए ही हमारे को अपने लक्ष्य में पहुंचना है। समझ जाइए, यानी कि अगर भाव अगर खाली है तो बहुत ज्यादा आसानी है, अगर भाव खाली नहीं है तो सबसे पहले देखना है कि प्लैनेट कौन सा बैठा हुआ है और उसकी मित्रता है, समता है या शत्रुता है। अब यहाँ पर जैसे बुध बैठा हुआ है उदाहरण स्वरूप में, तो बुध का जो भी मानक है, जैसे हमारी बड़ी बहन हो गई, छोटी बहन होगी, रिश्तों में हमारी बुआ होगी, हमारी बेटी हो गई, तो वह मानक के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, तो ये सेक्शन की मजबूती होगी। और साथ में शनि राहु को यहाँ पर न्यूट्रल करने के बाद आप लक्ष्य की पूर्ति कर पाओगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपकी कुंडली में जहां पर भी धनु राशि है, जहां पर भी मीन राशि है, जब तक उसमें छिपे हुए लक्ष्य और उसकी पूर्ति के जो माध्यम है उसको नहीं पहचानोगे, जीवन में
संतुष्टा वाला भाव जो है, संतुष्टि वाला भाव जो है वह नहीं आने वाला, प्रकट नहीं होने वाला, बड़े परेशान रहोगे। और केवल इन दोनों राशियों वाले भावों को अगर आपने ठीक कर लिया, जो चाहते हो उसको पैदा कर पाओगे, हर प्रकार की सफलता अपने जीवन में देखोगे। आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो गया है, लगता है बड़ी कृपा आ रही है। कृपा नहीं आ रही है, जो ब्लॉकेजेस थी वह हटनी शुरू हो गई। ये सभी जातकों पे लागू रहेगी। अब हमने क्या ध्यान करना है कि 9 राशि से, नंबर राशि से जब 12 तक जाएंगे तो बीच में ये पड़ेगी मकर और ये पड़ेगी कुंभ। इसका क्या करना है? इसका सिंपल एक रूल है कि सबसे पहले यहां पर प्लैनेट देख लीजिए, प्लैनेट कौन सा आ रहा है। अगर खाली है, अगर यहाँ पर कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, ये दोनों भाव खाली हैं, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है। शनि की पोजीशन अगर अच्छी है तो केवल सीधे मार्ग पे चलकर ही यह और यह भाव मजबूत कर पाओगे। और शनि की पोजीशन अगर टेढ़ी है और बहुत ज्यादा सीधे बन के चलोगे तो दुनिया आपका फायदा उठा के चली जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा, आप केवल अच्छाई में बुद्धू बन के रह जाओगे। साथ ही साथ अब यहाँ पर अगर ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए शनि यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है, एक उदाहरण दे रहा हूं। शनि यहाँ पर बैठा हुआ है तो बहुत ज्यादा संभल के आपको चलना पड़ेगा। किस भाव के द्वारा? इस भाव के द्वारा कि यहाँ के द्वारा कभी ना कभी मुझे दंड जो है वह भोगना पड़ सकता है। और जैसे यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं तो आपने क्या ध्यान रखना है, ये शनि का घर है, यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, तो जो भी ग्रह इन राशियों में बैठा हुआ है उसकी मजबूती करनी आवश्यक है। खास तौर से जो कुंभ राशि है वहां पर अगर मान लीजिए गुरु बैठे हुए हैं, और सारी चीज मैंने कैलकुलेटिव वे में बहुत अच्छे से निकाल ली है, अब मैं प्लैनेट्स को रीड कर रहा हूं, तो उससे प्लैनेट से होने वाली जो बीमारी है उसके संबंध में मुझे बड़ी सतर्कता बना के रखनी है। औषधि उपचार जो समय समय पे करते रहना, यानी हमारे को मकर राशि जो है उसका बड़ा ध्यान बना के रखना है, स्ट्रिक्टनेस बना के रखनी है उसकी भी। अगर वो खाली है तो शनि की पोजीशन देखनी है, नहीं तो जो प्लैनेट बैठा हुआ है वह हमारे को दंड दे सकता है, मकर राशि वाला। उसके साथ साथ जहां कुंभ राशि है वहां से हमारे को स्वास्थ्य के संबंध में दिक्कत आ सकती है। अब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा और व्यर्थ में हमारे को दंड प्रणाली से गुजरना पड़ेगा, तो हमारे को ये जो राशियां हैं ये दंड के आधार पर और ये स्वास्थ्य के आधार पर ये दोनों मजबूत करके रखनी है। इसी प्रकार से कुंडली स्कैनिंग जो विद्या है उसमें प्रत्येक जो राशि है उसमें छुपे हुए गुण होते हैं, छुपे हुए दोष होते हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे आपकी सेवा में मैं प्रत्येक जो राशि का जो कॉम्बिनेशन है या कुंडली स्कैनिंग के जो छुपे हुए सीक्रेट्स हैं आपकी सेवा में लेके आऊंगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इसकी मजबूती के बाद अगर ये शिकायत रहती है कि सारी चीज ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आपकी एक शॉप है और शॉप पे रिक्वायरमेंट मतलब इंक्वायरी है वह बहुत अधिक बढ़ गई है, लेकिन जिस हिसाब से आपकी परचेज होनी चाहिए उस हिसाब से सेल होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। तो यह नियम अपने D9 पे और D10 चार्ट पे दोनों पे अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो वहां की स्थिति फिर ऐसे हो जाएगी कि भाई लगन भी देखिएगा और लगन की पोजीशन यहाँ कैसी है और D9 में कैसी है, D10 में कैसी है, क्योंकि लगन के बराबर ही कुंडली वह काम करती है, लेकिन थोड़ा सा वहां पर आपके साथ कुछ कुंडली का या ज्योतिष विद्या का या कुंडली स्कैनिंग का कुछ ना कुछ अनुभव साथ में चलना चाहिए। आशा है यह जो विषय है आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। मेरी तो कोशिश यही है कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा। जय माता।